हेलो दोस्तों, आज क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी के क्वेश्चंस, यानी आज क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा, क्योंकि इसके पहले जितने भी थ्योरी बतानी थी वो हम आपको बता चुके हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको थ्योरी पढ़ना जरूरी है, वरना मेरा दोस्त नहीं है। मैं जो भी बताऊंगा वो थ्योरी पे ही आधारित होता है। कोई भी बताता है थ्योरी पे ही आधारित होता है। इसलिए जब तक आप थ्योरी समझेंगे नहीं तब तक आप क्वेश्चन भी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पहले जाके आप मेरी थ्योरी के वीडियोज देख लें, उसके बाद ही क्वेश्चन सॉल्व करें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। इससे पहले आप चैनल पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वरना वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के है, देखिए कुछ लोग कंफ्यूजन है कि सर आपका आंसर गलत आता है। मेरा आंसर गलत नहीं आता है, आप जो बुक लिए हैं वो ओल्ड है, क्योंकि बुक जो न्यू है वो 62 एडिशन की है और 2021-22 की चल रही है इस समय। आप 2020-21 की लेते हैं, 61 एडिशन लेते हैं और कहते हैं सर आंसर नहीं आ रहा है। तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, वो गलती आपकी है कि आप बुक ओल्ड लिए हुए हैं। ठीक है, तो उसका मैचिंग ना करें, न्यू बुक लें, पॉइंट को समझें कि किस प्रकार हमको क्वेश्चन लगाना है। ठीक है, जब पॉइंट को समझेंगे तो आपके बुक का जो आंसर होगा वो भी सेम ही आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला ही पॉइंट हमारा प्रोविडेंट फंड से आ गया है। प्रश्न पढ़िए। प्रश्न है 151 नंबर पेज पे, क्वेश्चन नंबर 1 है, लॉन्ग न्यूमेरिकल क्वेश्चन में फर्स्ट पे आते हैं। मिस्टर एक्स एक कंपनी में 15,000 रुपये प्रति माह पर सेवारत है। वह प्रमाणित प्रोविडेंट फंड का सदस्य है, जिसमें वह तथा उसका नियोक्ता वेतन का 15% अंशदान करते हैं। इस वर्ष में उसके प्रोविडेंट फंड का 1 लाख का शेष पर 12,000 ब्याज जमा किया गया। उसकी वेतन शीर्षक की आय में शामिल होने वाले वार्षिक वृद्धि की कर योग्य राशि की गणना कीजिए। आप परेशान ना हो, हम इंग्लिश में भी बोलेंगे। मिस्टर एक्स इज एम्प्लॉयड इन ए कंपनी एट 15,000 पर मंथ। ठीक है, मिस्टर एक्स क्या है, एक एम्प्लॉय है, किसमें, एक कंपनी में, कितने रुपए पे, 15,000 पर मंथ पर। ही इज ए मेंबर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड टू विच ही एंड हिज एम्प्लॉयर contributes 50% of his salary during the year. He was given credit of 12,000 as interest on the provident fund balance of 1 lakh. Calculate the taxable amount of annual accretion to be included in his income under this head salary. तो आप जान लीजिए कि जो फंड होता है प्रोविडेंट फंड, इसको हम बता चुके हैं आपको थ्योरी में, बस यहाँ पे भी बता देते हैं। प्रोविडेंट फंड 3 प्रकार का होता है। एक स्टैच्यूअरी, प्रोविडेंट को पीएफ लिख देते हैं हम सीधे, टाइम नहीं ज़्यादा लेंगे आपका। प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, और थर्ड है आपका अनरिकॉग्नाइज्ड पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड। पॉइंट ये हम इसलिए लाए हैं, यहाँ पे तो हमारे लिए लिखा है सीधे सीधे रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, प्रमाणित प्रोविडेंट फंड से। ठीक है, बट ये हम तीनों इसलिए लिखवा रहे हैं क्योंकि जब अगर प्रश्न में, आपके किसी भी प्रश्न में, इन 46 में किसी भी प्रश्न में स्टैच्यूअरी प्रोविडेंट फंड आ जाए तो वहाँ पे कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वह टैक्सेबल होगा ही नहीं, उस पर टैक्स लगेगा नहीं। सिंपली समझिए, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड पर टैक्स लगता है और अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड पर भी टैक्स नहीं लगता है। तो पॉइंट सेकंड यानी रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड जहाँ पे आए वहीं पे हम टैक्सेबल उनका टैक्स निकालेंगे और किसी भी पॉइंट पे टैक्स नहीं निकालेंगे। अगर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड हो या प्रोविडेंट फंड के जितने भी पॉइंट होते हैं, अगर आप टैक्स या किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो वहाँ पे मान्यता कितने परसेंट की छूट दी जाती है, 12% तक, ये बता चुके हैं। और इसी का प्रोविडेंट फंड का जो इंटरेस्ट आता है
वो 9.5% तक। यहाँ तक क्लियर हो गया? ये एक बार हमने आपको फिर से बता दिया है जिससे आपको समझने में आसानी रहे। तो क्लियरली ये है कि यहाँ पे ये मतलब कि रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है, तो टैक्स तो हमें ज्ञात करना ही पड़ेगा कि कितनी की छूट मिल रही है, यानी कितना एग्जम्प्ट हो रहा है और कितना टैक्सेबल हो रहा है। तो पॉइंट देखिए, मिस्टर एक्स एक कंपनी में 15,000 प्रति माह सेवारत है। वह प्रमाणित प्रोविडेंट फंड के सदस्य हैं, जिसमें वह तथा उसका नियोक्ता वेतन का 15% अंशदान करता है। वेतन क्यों आया था? ये इसीलिए आया था। वेतन कितना इनका? 15,000 रुपीज। सैलरी क्या है? यहाँ सैलरी का और कोई मतलब नहीं है, ये प्रोविडेंट फंड के लिए ही है। 15,000 इंटू 12, क्योंकि 12 मंथ का होता है, यानी 1,80,000 रुपीज हो गया सैलरी इनका। क्लियर है? फिर दिया है, इस वर्ष में उसके प्रोविडेंट फंड के 1,00,000 रुपए के शेष पर 12,000 ब्याज जमा किया गया। अगर 1,00,000 रुपया मान लीजिए आपके बैंक में जाता है, अब 12% इंटरेस्ट, मतलब 12,000 रुपये आपको इंटरेस्ट मिल जाता है, तो आपको किस दर से इंटरेस्ट मिला है ये ध्यान दीजिए। आपको किस दर से, यहाँ पे 12,000 इंटरेस्ट दिया है कि 1,00,000 पे 12,000 रुपये मिल रहा है, तो किस दर पे? ये मान लीजिए बैंक तो नहीं है, इसने एम्प्लॉयर ने लिया है और एम्प्लॉयर आपको इंटरेस्ट दे रहा है। बट मान लीजिए आप बैंक में जाते हैं और 1,00,000 रुपये जमा करते हैं और वर्ष में आपको 12,000 रुपये इंटरेस्ट के रूप में मिलता है, तो वो कितने परसेंट इंटरेस्ट के बराबर है? तो हमारा एक मैथ सोल्यूशन करके प्लेलिस्ट है, उसमें जाके आप इसके बारे में अच्छे से जान सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी हमको आपको वही पॉइंट बता रहे हैं कि देखिए, 1,00,000 रुपये 100% के बराबर हुआ, क्योंकि 1,00,000 रुपये जमा कर रहे हैं, और हमें ज्ञात कितना है? 12,000 रुपये, कि 12,000 रुपये इंटरेस्ट आया, तो 12,000 किसके बराबर हो गया? यक्स के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 12,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 1,00,000, यक्स बराबर होता है। ठीक है, तो यक्स का मान कितना आएगा? ये काट दीजिए, 5 0 3 2 5, बचा कितना? 12 इंटू 1 यानी 12। ये कितने परसेंट के बराबर है? 12% के बराबर है। और हम जानते हैं कि कितने परसेंट के बराबर हमारा इंटरेस्ट टैक्स फ्री होता है, एग्जम्प्ट होता है, तो कितने परसेंट के बराबर होता है? 9.5% के बराबर। आप जान रहे हैं 12,000 12% के बराबर है, तो 9.5% के बराबर कितना होगा? यक्स कर दीजिए। अब यही चीज इसीलिए कर रहे हैं, यक्स कहाँ लागू होगा, ये चीज़ जानने के लिए आपको मैथ सॉल्यूशन में जाना होगा, प्रैक्टिकल में, मतलब प्लेलिस्ट में। यहाँ पे तो हम आपको बता दे रहे हैं कि ये वैसे भी आपको यहाँ पे जानकारी मिल जा रही है। तो यहाँ पे देखेंगे तो आपका जो आंसर आएगा, यक्स बराबर 12,000 इंटू 9.5 डिवाइड बाई 12, तो ये आ जाएगा आपका 9500 रुपये, जो कि टैक्स फ्री हो गया। अगर किसी चीज़ में 12,000 रुपये में से 9,500 रुपये टैक्स फ्री हो जा रहा है, तो कितना बच रहा है? ये 2,500। तो मैंने पहले आपको इंटरेस्ट के बारे में बता दिया कि आपका टैक्सेबल इंटरेस्ट कितना होगा। समझिए, 2,500 रुपये आपका टैक्सेबल इंटरेस्ट हो गया ना? कितना हो गया? 2,500 रुपया। ध्यान से देखिएगा, यहाँ 2,500 रुपये आपका टैक्सेबल इंटरेस्ट हो गया। पॉइंट नंबर 2 में देखिए, पहला क्या था? 15,000 रुपये प्रति माह वेतन पर सेवारत है। ठीक है, और कहा कि इम्प्लॉय और इम्प्लॉयर 15% अंशदान करते हैं। 15,000 रुपये है सैलरी, 1,80,000 रुपये है, इसका 15%, यानी 27,000 रुपये ये अंशदान करते हैं। ध्यान से देखिए, कितना अंशदान करते हैं? 15%। 50% एम्प्लॉय, 15% एम्प्लॉय। तो ये बताइए, मान लीजिए मेरी सैलरी 1,80,000 थी, उसमें से हमारा 27,000 रुपया निकाल लिया गया, और कहा जाएगा कि 1,80,000 रुपये भी टैक्स दीजिए, 27,000 रुपये टैक्स देंगे, तो क्यों देंगे?
जब हम फुल्ली 1,80,000 रुपये दे रहे हैं, 27,000 रुपये क्यों देंगे? तो 27,000 रुपये नहीं देंगे। लेकिन आपकी तरफ से अगर आपका एम्प्लॉयर भी आप में 27,000 रुपये जोड़ दे रहा है कि लीजिए 27,000 रुपया हमारी तरफ से पीएफ के रूप में लीजिए, तो उस पे टैक्स लगेगा ना। तो उसमें जो टैक्स लगेगा 27,000 रुपये पे, ये टैक्सेबल होना चाहिए। लेकिन इसमें भी सरकार क्या कहती है, चलिए भाई हम आपको 12% तक छूट देते हैं, जो अभी आपको यहाँ पे हम बता रहे थे कि इंटरेस्ट पे 9.5, अब फंड पे 12% छूट मिलता है। तो अगर 27,000 15% के बराबर है, तो 12% के बराबर ज्ञात कीजिए कितना होगा। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। 27,000 इंटू 12 डिवाइड बाई 15, तो कर देते हैं हम 3 चौक 12, 3 पचे 15, 20 चौक 80, 7 चौक 28, चलिए 5 पचे 25, 5 चौक 20, 5400, 5 चौक 20, 4 चौक का 16, 21,600 रुपये आ गया आपका। 27,000 में से 21,600 रुपया अगर टैक्स फ्री हो जा रहा है, तो फिर टैक्स कितना लग रहा है? 27,000 में से 21,600 टैक्स फ्री हो जा रहा है, तो 5400 रुपये टैक्स लग रहा है। अब देखिए ये 5400 अब प्लस ये 2500 कितना हो गया? तो ये हो गया 7900 रुपये, जो कि आपका आंसर होगा। कितना होगा? यही आपका आंसर होगा। बहुत लंबा हो गया ना। तो ये क्वेश्चन का आपका आंसर था, आप आंसर यहाँ पे देख सकते हैं 7,900 रुपीज। कैसे हुआ है फिर एक बार हम आपको समझा देते हैं कि 12,000 रुपया आपका 12% के बराबर था, ठीक है बाबू। और हमको जानना था 9.5% के बराबर, तो 9.5% के बराबर जाने हम 9500 रुपया हुआ था। तो पता है 12,000 में से 9500 घटाएंगे तो 2500 रुपया हमारा टैक्सेबल हो जाएगा। और यहीं पे आपका था 27,000 रुपया, जिसमें से हमें पता था 21,600 रुपया एग्जम्प्ट हो रहा है, तो कितना बच रहा था? 5400 रुपया। तो ये टैक्सेबल हो जाएगा, तो यहाँ जाके जोड़ देंगे 5400 प्लस 2500, तो हो जाएगा 7,900, जो कि आपका आंसर था। क्लियर हो गए? चलिए अगर क्लियर हो गए आप, इस क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। प्रोविडेंट फंड पॉइंट हमारा क्लियर, सिंपल है। प्रोविडेंट फंड आप समझ गए होंगे क्योंकि मैंने आपको तीनों पॉइंट बता दिया। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। ये इस क्वेश्चन में 3 प्रकार से दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 3 प्रकार से, मतलब समझिए 3 प्रश्न के बराबर है। अच्छी बात है, चलिए बड़ा क्वेश्चन नहीं है। निम्न दशाओं में वेतन शीर्षक की आय में शामिल होने वाले किराए भत्ते की राशि की गणना कीजिए। इंग्लिश में बताएंगे, परेशान ना हो। मूल वेतन 20,000 रुपये, मासिक महंगाई वेतन मूल वेतन का 10%। मूल वेतन कितना है? बेसिक सैलरी 20,000, महंगाई वेतन मूल वेतन का 10% है। डियरनेस पे 10% ऑफ सैलरी, यानी 10% सैलरी का है। विक्रय पर निश्चित प्रतिशत से पूरे वर्ष का कमीशन 1,20,000, मकान का किराया भत्ता 5,000 रुपया मासिक, करदाता द्वारा दिया गया वास्तविक किराया 4,000 रुपया मासिक। मकान आगरा में स्थित है।
पॉइंट नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2 का पॉइंट नंबर ए क्या लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर 2 का पॉइंट नंबर ए, और हमें निकालना क्या है? टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंस। अभी इंग्लिश में बता रहे हैं आपको, परेशान ना हो। हाउस रेंट अलाउंस। चलिए इंग्लिश में सुनिए। बेसिक पे 20,000 पर मंथ, डियरनेस पे 10% ऑफ बेसिक सैलरी, कमीशन बेस्ड ऑन फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ टर्नओवर 1,20,000 फॉर द होल ईयर, हाउस रेंट अलाउंस 5,000 पर मंथ, एक्चुअल रेंट पेड बाय द एसएससी 4,000 पर मंथ, हाउस सिचुएटेड इन आगरा। अब देखिए रूल क्या होता है, मैंने आपको बता दिया है हाउस रेंट अलाउंस का ज्ञात करने का। चलिए तो हम प्रश्न पे चलते हैं। कहता है इसमें से विच एवर इज लेस, जो भी इस पॉइंट में सबसे छोटा जो होगा अमाउंट, विच अमाउंट इज लेस, मतलब सबसे छोटा पॉइंट जो होगा वो आपका टैक्स फ्री होगा। टैक्स फ्री बताया है ना। अब पॉइंट देख तो लिया जाए। तो पॉइंट नंबर ए में क्या डाला जाता है? पॉइंट नंबर ए इसका, ये ए पॉइंट नहीं, पॉइंट नंबर ए इस प्रश्न का। चलिए हम 1 लिख देते हैं रोमन अंक का। तो यहाँ पे हमने क्या लिखना रहता है? एक्चुअल HRA हाउस रेंट अलाउंस रिसिप्ट। यहाँ पे क्या लिखते हैं? एक्चुअल HRA रिसिप्ट। क्या लिखते हैं? एक्चुअल HRA रिसिप्ट। और यहाँ पे एक्चुअल HRA रिसिप्ट कितना हुआ है? मकान का किराया भत्ता 5,000 रुपये मासिक। जो किराया भत्ता लिखा हुआ है ना, यानी कि हाउस रेंट अलाउंस, उसी को कहते हैं एक्चुअल HRA रिसीव। वही ना हमको प्राप्त हो रहा है। तो मिल कितना रहा है? 5,000 रुपया मासिक। तो यानी हम कह सकते हैं 5,000 इंटू 12 यानी 60,000 रुपये। कितना कह सकते हैं? 60,000। इसका पॉइंट नंबर 2 देखिए। पॉइंट नंबर 2 में कहता है एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। एक्चुअल रेंट पेड कितना किया गया है? तो 5,000 पर मंथ, और इंटू 12 तो हम कह सकते हैं 4,000 है ये। 4,000 इंटू 12 तो 48,000 ये हो गया। अब ये 10% आपकी सैलरी जो दिया है, 10% ऑफ सैलरी, ये क्या है? तो ये क्या है और यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ ऐड की जाती हैं, इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि पहले हमारी थ्योरी की वीडियोस देखिए, क्योंकि जब तक थ्योरी की वीडियो नहीं देखेंगे हम आपको समझाएंगे, टाइम भी लेट होगा। एक बार की चीज़ आपको बार बार समझना, क्योंकि अगले पॉइंट में जब हम बताएंगे हाउस रेंट अकोमोडेशन का क्वेश्चन हो सकता आ जाए, तो हाउस रेंट अकोमोडेशन में सब कुछ जोड़ा जाता है, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ें नहीं जोड़ी जाती। यहाँ पर क्या जोड़ा जाता है तो हम देखते हैं। यहाँ पर इसके सैलरी से मतलब होता है बेसिक पे, यानी जो उसका वेतन है, प्लस कमीशन प्लस अलावेंस। अलावेंस का मतलब ये होता है, और कमीशन में भी फिक्स्ड कमीशन, जहां पे क्या लिखा होगा? फिक्स्ड कमीशन। फिक्स्ड कमीशन, फिक्स्ड कमीशन का मतलब ये हो गया, या तो पॉइंट में सीधे सीधे लिखा हो फिक्स्ड कमीशन, या लिखा हो परसेंटेज में, तब वो फिक्स्ड कमीशन होता है। और तीसरा चीज अलावेंस। अलावेंस में क्या आता है? अलावेंस में वो आता है जो पार्ट ऑफ सैलरी उसके आगे लिखा होगा। भत्ता, डियरनेस अलावेंस इसे कहते हैं, DA शॉर्ट में, आपको बता चुके हैं। डियरनेस अलावेंस का पार्ट ऑफ सैलरी जब तक नहीं लिखा रहेगा तब तक ये सैलरी में ऐड नहीं किया जाएगा। और या तो वहां पे सीधे सीधे लिख दे डियरनेस पे, यानी महंगाई वेतन, महंगाई भत्ता ना लिखे, महंगाई वेतन डियरनेस पे लिख दे,
तो हम जानते हैं कि हमारे प्रश्न में दिया हुआ है सैलरी में, बेसिक सैलरी में कितना दिया था, तो बेसिक सैलरी में दिया है 20,000 रुपया प्रति मासिक। 20,000 इंटू 12 यानी 2,40,000 रुपये। फिक्स्ड कमीशन क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है विक्रय पर निश्चित प्रतिशत से पूरे वर्ष का कमीशन 1,20,000 रुपये था। तो फिक्स्ड कमीशन कितना था, 1,20,000 रुपये। ये हो गया प्लस DA यानी डियरनेस अलावेंस। DA वो भी पार्ट ऑफ सैलरी होना चाहिए, या तो सीधे लिख दे डियरनेस पे या तो सीधे लिख दे DP। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे DP को ही डियरनेस अलावेंस या पार्ट ऑफ सैलरी कहा जाता है। तो यहाँ पे समझिए दिया हुआ है प्रश्न में महंगाई वेतन मूल वेतन का 10% है, 10% है महंगाई वेतन, यानी कि डियरनेस पे इज द 10% पार्ट ऑफ सैलरी। तो 2,40,000 रुपये का 10% ज्ञात कीजिए करेंगे हम, तो आ जाएगा 24,000 रुपये। देखिए बहुत आसानी से ले चल रहे हैं, प्रश्न में आप परेशान ना हो, वीडियो छोड़कर भागिए ना, क्योंकि जब तक आप सही समझेंगे नहीं तब तक आप अगला क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे। तो 2,40,000, 1,20,000, 3,60,000 हो गया, और 24 3,84,000 हो गया। ये हमारा हो गया टोटल सैलरी, जो कि इस सैलरी का महत्व है। तो ये कह रहा है 3,84,000 का 10%। अब 10% निकालेंगे इसका, तो ये आ जाएगा 38,400। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 48,000 माइनस 38,400। तो ये कितना हो गया, तो ये हो गया आपका 9600। थर्ड पॉइंट होता है, मैंने आपको बताया था वीडियो में, कि 4 ऐसे शहर, कौन कौन, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता, जहां पे सैलरी का 50% रेंट माना जाता है, HRA कितना होगा 50%। और कोई भी अन्य शहर का जो HRA होगा 0.4 में, वो होगा 40%। तो हमें पता है कि यह आगरा में है, ना तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, तो ये 50% का ऑप्शन यहीं पे समाप्त हो जाता है। या तो यहाँ पे आप डैश डाल दीजिए या तो छोड़ हटा दीजिए। HRA 40% ज्ञात कीजिए सैलरी का। अब 3,84,000 का 40% ज्ञात कर लेते हैं, तो 3,84,000 का 40%, 38,400 इंटू 4, यानी 4,0,0, 4,0,0, 4 चौक 16, 4 अट्ठे 32, 33, 4 3 12, 3 15, यानी 1,53,600। तो इसमें सबसे छोटा कौन सा है, इसमें सबसे छोटा कौन सा है, अब ये ध्यान दीजिए। तो 60,000 सबसे छोटा है, 9600 सबसे छोटा है, या 1,53,600 सबसे छोटा है। तो हमें सीधे सीधे दिखाई दे रहा है, कोई छोटा बच्चा बता सकता है कि 9,600 सबसे छोटा है। तो अब एग्जम्प्टेड अमाउंट कितना हो गया आपका, एग्जम्प्ट कितना कर रहा है, तो ये कर रहा है 9600। अब हमें टैक्सेबल ज्ञात करना है, टैक्सेबल HRA, तो उसका रूल है HRA रिसीव माइनस एग्जम्प्ट HRA। इसका एक क्वेश्चन वहां पे हम बता भी चुके थे आपको। तो ये 60,000 हमको एक्चुअल HRA रिसीव हुआ है, 9600 हमारा एग्जम्प्ट कर रहा है। तो कितना आ गया, तो ये आपका आ गया 50,400 रुपये। ये आ गया आपका 50,400 रुपये। ये आपके आंसर में भी दिया है 50,400 रुपये। ये यहाँ पे देखिए 50,400 रुपये आपका आंसर है। आ गया, पॉइंट ए आपको समझ में आ गया, क्लियर आ गया। चलिए, तो वो आपका HRA होगा, टैक्सेबल HRA।
अभी भागे ना, अभी ये क्वेश्चन नंबर 2 ही चल रहा है। चलिए पॉइंट नंबर बी, अब इसका बी पॉइंट देख लेते हैं। पॉइंट बी में दिया है मूल वेतन 30,000 है, मासिक महंगाई भत्ता मूल वेतन का 10%, मकान किराया भत्ता 5,000, मासिक करदाता द्वारा दिया गया वार्षिक किराया 7,000 रुपये प्रति माह, मकान मथुरा में स्थित है। मूल वेतन, महंगाई भत्ता मूल वेतन का 10% है। अभी आप अगले क्वेश्चन में पढ़े हैं कि महंगाई वेतन, और यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, महंगाई भत्ता। मैंने डिफरेंस बताया था डियरनेस पे और डियरनेस अलावेंस का। यहाँ पे सीधे सीधे दे रहा है डियरनेस अलावेंस, और वहां सीधे सीधे दे रहा था डियरनेस पे। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन में, इंग्लिश में भी आपको बोल देते हैं। बेसिक पे 30,000 पर मंथ, डियरनेस अलावेंस 10% ऑफ बेसिक पे, हाउस रेंट अलावेंस 5,000 per month, actual rent paid by the SSC 7,000 per month, house situated in मथुरा। तो हम जान रहे हैं कि ये आगरा दिल्ली आगरा नहीं, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई और कलकत्ता में नहीं है, तो 50% का रूल लागू होने वाला नहीं है। तो इस सबसे पहले हम सैलरी ज्ञात कर ले, सबसे आसानी होगी कैलकुलेशन में। तो सैलरी में हम जानते हैं क्या क्या होता है, बेसिक पे, फिक्स्ड कमीशन और डियरनेस पे या डियरनेस अलाउंस विच इज पार्ट ऑफ सैलरी, पार्ट ऑफ सैलरी है। तो यहाँ पे प्रश्न में क्या दिया है, महंगाई भत्ता मूल वेतन दिया है, कितना दिया है, 30,000 रुपये मासिक। तो पहले 30,000 लिख देते हैं, 30,000 इंटू 12, 3,60,000 रुपये हो गया। चलिए 36,000 लिख रहे हैं इसको, 3,60,000 हो गया। पॉइंट 2 में आते हैं, महंगाई भत्ता मूल वेतन का 10% है, तो इससे हमसे कोई मतलब नहीं है, महंगाई भत्ता नहीं, महंगाई वेतन होना चाहिए वहाँ पे। और अगर महंगाई भत्ता लिखा है तो पार्ट ऑफ सैलरी लिखा होना चाहिए। मकान किराया भत्ता 5,000 मासिक का, दादा दिया गया वार्षिक किराया 7,000 रुपये। हम जानते हैं कि जब यहाँ पे फिक्स्ड कमीशन या कमीशन की चर्चा ही नहीं की गई है, तो ये 3,60,000 रुपये ही आपका सैलरी होगा। तो यहाँ पे क्लियरली 3,60,000 रुपये हम देख सकते हैं, सैलरी क्या होगा, 3,60,000 रुपये। पॉइंट यहीं पे समाप्त हो जाता है, यहाँ पे हम 360 लिख के छोड़ देते हैं। अब हम आते हैं HRA रिसीव करने के लिए। जानते हैं कि सबसे लोअर जो होगा वही एग्जम्प्ट होगा। पॉइंट पहला क्या होता है, एक्चुअल अमाउंट ऑफ HRA रिसीव, या एक्चुअल HRA रिसीव लिख देते हैं सीधे सीधे, HRA रिसीव। तो एक्चुअल HRA कितना रिसीव हुआ है, तो रिसीव हुआ है मकान किराया भत्ता 5,000 रुपये मासिक, तो 5,000 पर मंथ रिसीव हुआ है एक्चुअल HRA। तो यहाँ 60,000 रुपये आसानी से आप लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे हाँ लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे एक्चुअल रेंट, ये पहला पॉइंट था, ये सेकंड पॉइंट, पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो एक्चुअल रेंट पेड कितना हो रहा है, तो 7,000 पर मंथ, और वो 12 महीने, ठीक कितना हो गया, 8400 रुपये हो गया। और जानते हैं कि 10% ऑफ सैलरी माइनस होती है, तो 3,60,000 का 10% जो होगा वो होगा 36,000 रुपये। ठीक है, 84,000 ये होगा 36,000, और 84,000 में से 36,000 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 48,000 रुपये। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 में हम जानते हैं कि 40% ऑफ सैलरी लिया जाता है। अब देखिए 3,60,000 का 40% कितना होगा, तो 3 चौक 12, 6 चौक 24, 1,44,000 रुपये होगा।
सबसे छोटा कौन सा अमाउंट है, 60,000, 48,000 या 1,44,000। तो हम जानते हैं कि 48,000 रुपये सबसे छोटा अमाउंट है। एग्जम्प्ट कितना हो जाएगा, 48,000। एग्जम्प्ट कितना होगा, 48,000। और टैक्सेबल कितना होगा, टैक्सेबल का क्या रूल बताए थे, एक्चुअल HRA रिसीव माइनस एग्जम्प्ट HRA। तो 60,000 माइनस 48,000, तो कितना आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा 12,000, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का पॉइंट भी सॉल्व हो गया, क्लियरली सॉल्व हो गया, आसानी से सॉल्व हो गया और आपको समझ में भी आ गया। हम उम्मीद ऐसा करते हैं क्योंकि बहुत ही आसानी से आपको बताया जा रहा है। पॉइंट सी देखिए, पॉइंट सी क्या बोल रहा है, मूल वेतन 20,000 रुपये प्रति माह, महंगाई भत्ता मूल वेतन का 10%, मकान किराया भत्ता 2,000 रुपये प्रति माह, करदाता द्वारा दिया गया वार्षिक किराया 5,000 रुपये प्रति माह, मकान दिल्ली में स्थित है। एक्चुअल HRA निकालिए, मतलब तो टैक्सेबल HRA निकालिए। इंग्लिश में सुन लीजिए, बेसिक पे 20,000 पर मंथ, डियरनेस अलाउंस 10% ऑफ बेसिक सैलरी, हाउस रेंट अलाउंस 2,000 पर मंथ, एक्चुअल रेंट पेड बाय द SSE 5,000 पर मंथ, हाउस सिचुएटेड इन दिल्ली। तो यहाँ पे सीधे लिखते हैं, यहाँ पे कोई ना तो फिक्स कमीशन है और ना ही यहाँ पे कोई आपको अलाउंस मिल रहा है। जो पार्ट ऑफ सैलरी लिखा हो या डियर बेसिक पे लिखा है, क्या डियरनेस अलाउंस है, डियरनेस पे लिखा हो तो डियरनेस पे लिखा नहीं है। तो यहाँ पे हम बेसिक सैलरी से क्या मतलब है हमारा, यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट हमारा क्या होता है, अगर हम टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंस याद करते हैं, एक्चुअल HRA रिसीव, तो कितना रिसीव हो रहा है आपको एक्चुअल HRA, एक्चुअल HRA कितना रिसीव हो रहा है, तो आपको रिसीव हो रहा है 2,000 पर मंथ इंटू 12, तो ये कितना हो जाएगा 24,000। रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, रेंट पेड कितना कर रहे हैं, 7,000 कर रहे हैं, 5,000 कर रहे हैं, 5,000 इंटू 12 यानी 60,000 रुपीज़ पेड कर रहे हैं। 10% ऑफ सैलरी कह रहा है, तो हमारी सैलरी कितना है, आप ध्यान दीजिए 20,000 रुपये पर मंथ है। 20,000 का अगर 12 में गुणा करेंगे तो 20,240 हो जाएगा, यानी 2,40,000 हो जाएगा आपका सैलरी। कितना हो जाएगा, और इसका हमको 10% निकालना रहता है तो 24,000 वही आ जाएगा। तो यहाँ पे 24,000 माइनस कर लेते हैं, तो ये हो गया 36,000। हम जानते हैं कि जहाँ दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता बोल दे तो वहाँ पे क्या होता है 50% ऑफ सैलरी रखता है। तो यहाँ पे लिखा है हाउस सिचुएटेड इन दिल्ली, तो 50% ऑफ सैलरी। तो अब 3,60,000 का, 2,40,000 का 50% ज्ञात कर लीजिए, तो 2,40,000 का जो 50% होगा वो होगा 36,000 रुपये, ओह 1,20,000 रुपये। अब इसमें सबसे छोटा कौन है, 24,000, 36,000 या 1,20,000, तो हम जानते हैं 24,000। अब ये बताइए 24,000 भी एग्जम्प्ट भी हो रहा है और 24,000 रिसीव भी हो रहा है, तो टैक्सेबल कितना होगा, एग्जम्प्ट वाले आपको लिख के दिखा देते हैं, आप इसे समझ जाना चाहिए आपको। तीसरा क्वेश्चन है इसी के ऊपर, 24,000 और टैक्सेबल कितना होगा, तो ये होगा 24,000 माइनस 24,000 इक्वल टू 0, यानी कि ये नील हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये पहला क्वेश्चन और दूसरे के तीनों पॉइंट
ईजिली समझ में आ गए होंगे और आप हमारा अगला वीडियो भी देखेंगे। तो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए और पूरा देखने के लिए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में क्वेश्चन नंबर 3, 4 के साथ। धन्यवाद।